हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ये वाले टॉपिक्स करेंगे। बेसिकली देखिए, अब तक जो चैप्टर चल रहा है सॉल्यूशन, क्लास 12th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन, उसके बाकी पार्ट्स आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएंगे या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी लास्ट पार्ट में बता चुका हूँ। सोल्यूबिलिटी क्या होती है, कौन सी चीजें किस चीज में सोल्यूबल होती है, कौन सी चीजें नहीं होती है, पोलर क्या होते हैं, नॉन पोलर क्या होता है। बेसिकली आप लास्ट पार्ट देख सकते हो पर आई बटन पर क्लिक करके। ठीक है, तो अब बात करेंगे क्या, सोल्यूबिलिटी छोड़ते हैं। ठीक है, ये चलो फिर से याद दिला देता हूँ। सपोज कीजिए एक कंटेनर है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, लिक्विड है, और हमने कोई चीज उसके अंदर डाली, कोई दूसरा लिक्विड डाला या फिर सॉलिड डाल देता है। जैसे कि चीनी डाली एक गिलास पानी में, एक गिलास पानी है, कुछ चीनी के दाने हमने ऐसे डाल दिए इसमें। ठीक है, तो सोल्यूबिलिटी का क्या क्या होता है, सोल्यूबिलिटी होती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ दैट सोल्यूट, मतलब कि जो उस सोल्वेंट के अंदर जो ज्यादा क्वांटिटी वाले चीज में कम क्वांटिटी वाली चीज कितनी मैक्सिमम उसके अंदर मिक्स हो सकती है, उसे हम क्या कहते हैं, सोल्यूबिलिटी। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिसॉल्विंग कैपेबिलिटी ऑफ सोल्यूट इन द गिवन सोलवेंट, इस चीज को कहता है सोल्यूबिलिटी। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, सोल्यूबिलिटी के फैक्टर्स के बारे में, कि बेसिकली सॉलिड्स अगर लिक्विड में डिसॉल्व होता है तो क्या होता है, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कि सॉलिड ज्यादा डिसॉल्व हो लिक्विड में, या फिर गैसेस डिसॉल्व होती है लिक्विड में, तो कौन कौन से फैक्टर्स। ठीक है, हेनरी लॉ पढ़ेंगे और एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्या, सबसे पहले सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, आप ये बताइए क्या सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व होता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स तो ये बोलते हैं कि नहीं होता, लिक्विड लिक्विड में डिसॉल्व होता है, मतलब एक चीज लिक्विड है दूसरी लिक्विड है, दोनों को आपस में मिक्स करोगे तब ही वो एक दूसरे से मिक्स होता है, नहीं तो नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, सॉलिड्स भी डिसॉल्व होते हैं लिक्विड में। एग्जांपल अभी बताया, चीनी को हम पानी में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, मिक्स करते हैं उसमें। दूसरा, नमक को मिक्स कर सकते हैं, NaCl को। ठीक है, ये सभी चीजें क्या है, सॉलिड फॉर्म में होती है और लिक्विड में डिसॉल्व हो जाती है। तो बेसिकली हमें पता चलता है कि सॉलिड्स जो होते हैं वो लिक्विड में डिसॉल्व होते हैं, मतलब वो क्या होता है, सोल्यूबल होता है। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स उन पे अफेक्ट करते हैं। पहला तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। देखिए, पोलर में डिसॉल्व होता है, पहला पॉइंट जो है वो क्या होता है, पहले लिख देता हूं, नेचर ऑफ solute and solvent। ठीक है, किस तरीके का नेचर है सोल्यूट के अंदर और सॉल्वेंट के अंदर, उस चीज पर उस ये वाला फैक्टर भी मैटर करता है कि कोई भी डिसॉल्व होता है नहीं होता। ठीक है, तो अब ये कैसे पता चलेगा कि मतलब क्या नेचर, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि पोलर में डिसॉल्व होते हैं, नॉन पोलर में। पर्टिकुलरली एक वीडियो बना रखी है कौन से पोलर होते हैं कौन से नॉन पोलर होते हैं। तो इस वाले पॉइंट को छोड़ देते हैं, डायरेक्टली चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो है फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर से सोल्यूबिलिटी बढ़ती या घटती है। बेसिकली आपको ये बताना है, क्या हम किसी भी लिक्विड को अगर गर्म कर देते हैं तो उसके अंदर पर्टिकुलरली डाला गया सॉलिड जल्दी डिसॉल्व होगा या नहीं होगा। बिल्कुल डेफिनेटली, अगर आपने कुछ सोचा है तो अच्छा ही सोचा होगा। अगर मान लेते हैं कंटेनर है, इसमें क्या है, वाटर है, ठीक है, और इसमें क्या क्या हमने चीनी डाली, शिकंजी तो सभी ने बनाई होगी, मुझे पक्का यकीन है। तो अगर हम इसमें चीनी डालते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि चीनी जाएगी, क्या वो तुरंत घुल जाती है, नहीं, उसको ऐसे ऐसे चम्मच से हिलाते रहता है। आपने नोटिस किया होगा ठंडे पानी में
अगर चीनी को डालोगे तो जब 15 मिनट तक उसको हिलाते रहो, घुमाते रहो ऐसे चम्मच को, नहीं घुलेगी। वही गर्म पानी में कुछ सेकंड में, 10-20 सेकंड के अंदर अंदर ही घुल जाती है। तो ये छोटी सी चीज क्या शो करती है, अगर हम इस पानी को गर्म कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जल्दी हमारे पास क्या हो जाती है, सोल्यूबल हो जाती है। अगर हम इसको गर्म नहीं करते हैं तो सोल्यूबल नहीं होती, वो ठंडी रहती है तो नहीं हो पाती। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज होती है। अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो सोल्यूबिलिटी भी डिक्रीज होती है। ठीक है, किसके केस में, सॉलिड इन लिक्विड, जब सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है तब। ठीक है, गैसेस के लिए कुछ अलग केसेस है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल बात करता है पहले ये केस, ये इजी सा था, समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड फैक्टर जो इफेक्ट करता है, किसको कर सकता है किसी भी चीज को, सॉल्युबिलिटी को, वो है प्रेशर। देखिए वैसे फर्स्ट जो बेसिक फर्स्ट चैप्टर होता है वो होता है क्या, सॉलिड, लेकिन आधे बच्चों के सिलेबस में है, आधों के में नहीं। तो बता दूं कि बेसिकली सॉलिड्स होते क्या है, सॉलिड्स होते हैं जिनके इंटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल पास पास होता है। ठीक है, इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं, इस चीज को सॉलिड कहता है। वही आप लिक्विड को देखोगे तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर रहते हैं, क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, जिसके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, और गैसेस के तो मॉलिक्यूल फिक्स ही नहीं रहता, वो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, अगर आप एक सिंपल सी बात समझिए, अगर मैं इस पे लिक्विड पे गैसेस में प्रेशर लगाऊंगा तो क्या होगी, वो कंप्रेस हो जाएगी, कंप्रेस होके अपनी स्टेट को चेंज कर सकती है। अगर मान लो एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, इनके बीच में कोई ना कोई गैप है, ठीक है, मैं इन सारे मॉलिक्यूल्स को धक्का मारूंगा तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पास आ जाएंगे। ठीक है, और वो सॉलिड जैसे शेप में चले जाएंगे। जैसे ये एक मेरे पास मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, दोनों को धक्का मारूंगा तो क्या होगा, दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो मतलब इनके अंदर तो प्रेशर लगाने का कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है। यही सॉलिड है। सॉलिड अगर दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं, अगर एक दूसरे को कितना भी टाइटली मैं धक्का मारूं, एक दोनों तरफ से कंप्रेस करूं, तो कोई बेनिफिट मिलेगा मुझे, नहीं मिलने वाला, एक दूसरे के अंदर थोड़े ना घुस जाएंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली ऐसी सिचुएशन होती है, इनके बीच में जब कोई गैप ही नहीं है तो कंप्रेस करने का फायदा क्या, प्रेशर लगाने का फायदा क्या होता है। तो प्रेशर लगाने से सोल्यूबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही प्रेशर लगाने से, ना प्रेशर कम करने से। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर्स थे जो कि इफेक्ट करता है किसको, हमारी सॉलिड इन लिक्विड को। प्रेशर तो इफेक्ट करता ही नहीं है, नेचर इफेक्ट करता है और टेम्परेचर इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया, हमारा सॉलिड इन लिक्विड वाला हिस्सा हो गया। अब बात करते हैं किसकी, गैसेस इन लिक्विड की। तो इतना छोटी सी बात है, लिख लो लिखना चाहो तो। बाकी ये जो टेम्परेचर वाला हिस्सा है, इसमें एक प्रिंसिपल भी आता है, ली-चार्टली प्रिंसिपल। ली-चार्टली प्रिंसिपल भी हमें ये कहता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉलिड्स की सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, टेम्परेचर डिक्रीज करने से सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। सिंपल सा प्रिंसिपल है, ली-चार्टली प्रिंसिपल। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। ठीक है, पहला नेचर, गैसेस जो हैं वो सॉल्वेंट और सॉलिड, जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट होता है उनके नेचर पे डिपेंड करता है। अगर दोनों पोलर हैं तो डेफिनेटली वो सॉल्युबल होंगे, अगर पोलर नहीं है तो वो सॉल्युबल नहीं होंगे। तो पहला तो वही सेम है, क्या, नेचर, पोलर नॉन पोलर। ठीक है, और जिसको समझ नहीं आया ना पोलर नॉन पोलर वर्ड में क्या बोल रहा हूँ, क्या होता है, कैसा होता है, तो देख लो यार, लास्ट वीडियो आपको देखनी पड़ेगी इस चैप्टर की, आपको फिर वो चीजें ज्यादा डिटेल में समझ नहीं आ पाएंगी। और ये चैप्टर बेसिकली वेस्ट हो जाता है आपके लिए,
अगर आपको पोलर नॉन पोलर के बारे में ज्यादा नहीं पता है तो आप मेरी लास्ट वाली वीडियो देखिए, ठीक है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके देख लीजिए, या फिर मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे देख लीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, नेचर पहला। तो दूसरा वहां पे हमने पढ़ा था टेम्परेचर। टेम्परेचर अब देखिए, चलो टेम्परेचर को ना बाद में करता, पहले ना प्रेशर को करता। अभी देखिए लास्ट मैंने क्या बताया था पीछे, कि अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप है तो उनको कंप्रेस करने का कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है। सॉलिड्स में नहीं मिलता क्योंकि उनके बीच में गैप नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे मिलता है, थोड़ा बेनिफिट मिलता है कि वो एक दूसरे से कंप्रेस हो जाता है और एक दूसरे के आसपास इधर उधर जा सकता है। तो प्रेशर का कोई बेनिफिट मिलता है जी? बिल्कुल मिलता है। प्रेशर अगर हम किसी, ये सपोज कीजिए कंटेनर है और यहाँ पे हमारे पास कोई लिक्विड सॉल्वेंट या सॉल्यूशन है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, लिक्विड सॉल्वेंट कह लो या सॉल्यूशन कह लो। ऊपर हमारे पास क्या है, गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। और अगर मैं इनके ऊपर प्रेशर लगा दूं, सपोज कीजिए ये एक प्रेशर लगाने के लिए मैंने कोई चीज इनके ऊपर रख दी, ठीक है, और ऊपर से कंप्रेस करने के लिए कुछ इस शेप में, अगर मैं इसको कंप्रेस करूंगा तो थोड़ी देर में पता है क्या होगा, थोड़ी देर में कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाएगी, यहां से कंप्रेस होके नीचे आ जाएगा, ठीक है। और लिक्विड तो हमारा डेफिनेटली उतना ही रहना है, मतलब इतना सा, ठीक है। ये नीचे लिक्विड है और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स थे ये कंप्रेस होके कुछ तो रह जाते हैं ऊपर ही और कुछ चले जाते हैं इस लिक्विड के अंदर, ठीक है। तो यहां से ये जो सिंपल सी बात है, ये शो करती है हमें कि प्रेशर इंक्रीज करने पे क्या होता है, हमारे पास सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज होती है। किस चीज की, गैसेस की, ठीक है। गैसेस की सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। वो सॉलिड था जिसमें इंक्रीज नहीं होती है, ये गैसेस है जिसमें इंक्रीज होती है। और वैसे अगर मैं इसका प्रेशर डिक्रीज कर देता हूं तो सोल्यूबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और इसको यहीं पे बात खत्म नहीं हो जाती कि यार चलो ठीक है टेम्परेचर की हमारे पास पीछे तो वहां पे सॉलिड लिक्विड में बात खत्म हो गई थी। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ निकल के आता है, हेनरीज लॉ, ठीक है। हेनरी ने एक लॉ दिया था, हमें उसके बारे में पढ़ना है, उसके बारे में डिटेल में बातें करनी है, तभी जाके हमारा ये चैप्टर टॉपिक कंप्लीट होगा। उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं, या फिर ये कह लो हर साल या तो हेनरी लॉ खुद मतलब एक उसकी लॉ आ जाता है उसका, ठीक है, उसके लॉ को डिफाइन करना आ जाता है, या फिर आप कह सकते हो उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल तो हर बोर्ड में हर साल मिलता ही है, ठीक है। तो चलो करते हैं हेनरीज लॉ। तो क्या बोला था हेनरी ने, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट लिख लेता है, ठीक है। द सोल्यूबिलिटी ऑफ gases is directly proportional to the partial pressure applied above on the surface of
surface of the gas on liquid। ठीक है, देखिए बेसिकली ये क्या कहता है, हमारे पास जो हमारे पास सॉल्युबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है किससे, हमारे प्रेशर पे, जो कि किसके सरफेस के ऊपर लगा हो, गैसेस के सरफेस पे, जो कि लिक्विड के ऊपर है। ठीक है, जैसे कि एक कंटेनर है, उसके अंदर कुछ हमारा लिक्विड है, ठीक है, इसके ऊपर जो जितना ये प्रेशर लगा हुआ है ना, उतना ही हमें ये गैसेस क्या होंगी, ज्यादा डिसॉल्व होंगी, ज्यादा सोल्यूबल होंगी। तो इन्होंने यही बोला कि प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, सोल्यूबिलिटी से, एक्स से। अब ये एक्स क्या होता है, बेसिकली एक्स जो है हमारी वो होता है मोल फ्रैक्शन। अब मैं मोल फ्रैक्शन के बारे में पार्ट 1 में बता चुका हूँ। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन मतलब कितने में से कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है। अब सपोज कीजिए पहले क्या था, वो सॉल्वेंट जो कंटेनर के अंदर था, मतलब वो लिक्विड जो नीचे रखा हुआ था, वो पहले था 95% या फिर कह सकते हैं 100% था, 100%। ठीक है, प्योर फॉर्म में 100% था। थोड़ी देर में हमने क्या किया, प्रेशर इंक्रीज किया ऊपर गैसेस के ऊपर, गैसेस नीचे जाके डिसॉल्व हो जाएंगी। तो डिसॉल्व होने पे अब वो 100% तो रहने वाला नहीं है, हो सकता है 95% हो, 90% हो सकता है 50% ही बचे। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा जो ये मोल फ्रैक्शन है ये बढ़ जाएगा, मतलब उस टाइम पे जब वो 100% था, अब ये क्या होगा, ये 50% होगा, 50% वो होगा। तो ये क्या है, इसके मोल फ्रैक्शन में 0.5 की वैल्यू आ जाएगी, मतलब 50% की। ठीक है, तो P जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है X से। और जो स्टूडेंट्स चीटिंग से 12th में हो चुके हैं अब तक, और जिन्हें नहीं पता कि हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट लगाते हैं और बीच में इक्वल टू का साइन लगा देता है। ठीक है, तो बीच में कांस्टेंट लगता है, कांस्टेंट वैल्यू लग जाती है KH into X। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू लगा दी जाती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए। तो ये क्या है हमारे पास, KH, ये है हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, तो हेनरी ने जो लॉ दिया था उसमें कहा था प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, और उसके बाद बोला कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट देना पड़ेगा। वो कांस्टेंट कौन सा था, हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, तो बेसिकली उसने ये चीज बोली। अब तक आपको समझ आ गया होगा कि हमारे पास क्या होता है, P क्या होता है, प्रेशर, हेनरी कांस्टेंट क्या होता है, और सोल्युबिलिटी ऑफ, बेसिकली उस सॉल्यूट की बात करें, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस की। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्या, हेनरी लॉ। समझ आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, और ये इसका फॉर्मूला भी समझ आ गया होगा। अगर आपसे वो डायरेक्टली कोई न्यूमेरिकल पूछ ले और उसमें सॉल्युबिलिटी निकालनी हो, आपको ये वाला फॉर्मूला तो चलो ठीक है मैंने याद करा दिया, हो गया यार, छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन सॉल्युबिलिटी का क्या फॉर्मूला होगा, मान लेते हैं हम X गैस, मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। ये कैसे निकालेंगे, KH यहाँ पे क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, P/KH। अब देखो मैं KH के बारे में ना कुछ बातें डिटेल में बताना चाहता हूँ। पहले ये बात याद रखना, ये फॉर्मूला होता है किसका, सॉल्युबिलिटी का, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना, ये भी काफी जगह काम आता है। अब एक और बात बता दूं, KH जो होता है बेसिकली होता क्या है, हेनरी कांस्टेंट, KH मतलब इसकी कोई कांस्टेंट तो बोलते हैं, कांस्टेंट का मतलब कोई कांस्टेंट नंबर वाली वैल्यू। ठीक है, जैसे मोल की एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ऐसे ही इसकी कोई नंबर की वैल्यू होती है, बिल्कुल डेफिनेटली होती है, लेकिन फिक्स नहीं होती। अब फिक्स नहीं होने का मतलब ये हर गैस पे डिपेंड करता है कि कौन सी वैल्यू आएगी। अगर हमारे पास हीलियम है, ठीक है, हीलियम गैस है नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे, तो उसकी वैल्यू होती है 144, O2 होता तो वही 36, और HCl है उसकी होती है 1.66। तो ऐसी बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, और हमें कैसे पता चलेगा किसकी बात कर रहे हैं, अगर न्यूमेरिकल आएगा ना तो उसमें हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू गिवन होगी। ठीक है,
हेनरी कांस्टेंट KH की वैल्यू गिवन होगी। दूसरी बात, हेनरी कांस्टेंट की कुछ वैल्यूज एनसीईआरटी में गिवन है, आप वहां से देख के याद कर लेना। ठीक है, आपके पास कोई और बुक हो एनसीईआरटी नहीं, प्रदीप है तो प्रदीप में भी एक अलग से बॉक्स बना के डाल रखिए। ठीक है, तो ये क्या है, हेनरी लॉ। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज की, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। ये काफी इंपॉर्टेंट है। काफी इंपॉर्टेंट का मतलब है सीबीएसई जो है इससे इतने क्वेश्चन नहीं पूछती, ठीक है, लेकिन अदर बोर्ड्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन अदर बोर्ड्स में ज्यादा पूछे जाते हैं, सीबीएसई में इतने कुछ खास नहीं आता। तो सीबीएसई वाले चाहे तो अभी इस वीडियो को यहीं पे बंद करना चाहे तो कर सकता है, बाकी इंटरेस्ट हो तो देख लेना। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्या, हरियाणा बोर्ड या कोई और बोर्ड हो तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, देख लेना है। ठीक है, तो इसको रब कर रहा हूं, नोट डाउन करना है तो कर लो। ठीक है, यही काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो यहीं के। ठीक है, तो रब कर देता हूं। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। एक काम करते हैं, हेनरी लॉ का एप्लीकेशन से पहले ये गैसेस इन लिक्विड में थर्ड पार्ट रह गया था क्या, टेम्परेचर का रह गया था ना, तो पहले टेम्परेचर का बना देता हूं। देखिए गैसेस जो होती हैं बेसिकली टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे गैसेस जो होती हैं वो कम डिसोल्व करती है और बाहर निकल जाती है। आप देखोगे कि पानी को जब हम गर्म करता तो उसके अंदर जो वेपर्स होते हैं ना, उसके अंदर पहले से कुछ तो इवेपोरेट होके कुछ गैसेस रहती हैं वेपर की फॉर्म में, तो वो क्या करती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या हुआ, वो बाहर निकल गए। ऐसे किसी भी चीज को अगर आप गर्म करते हो तो उनकी सबसे पहले गैसेस ही बाहर निकलती है। ठीक है, तो सोल्युबिलिटी जो होती है वो क्या करती है, सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे, और टेम्परेचर के डिक्रीज करने पे सोल्युबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और यही एक रीजन होता है बेसिकली जो मछलियां होती है या फिर जो भी एक्वेटिक लाइफ होती है, जितने भी जीव जंतु हैं जो पानी में रहता है, वो सभी ना ठंडे पानी में रहना ज्यादा पसंद करता है। और ऐसा क्यों, वो छुपा है रीजन एप्लीकेशन तो हेनरी लॉ में। ठीक है, इसको समझा के बताऊंगा वो क्यों करते हैं ऐसा। चलो अब पढ़ते हैं क्या, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। ठीक है, यहां तक समझ आ गया होगा आपको। पहला एप्लीकेशन, हेनरी लॉ कहां पे इस्तेमाल होता है हमारी रियल लाइफ में। ठीक है, तो हेनरी लॉ जो इस्तेमाल होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक। देखिए आपको पता है, आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो, सॉफ्ट ड्रिंक का मतलब पेप्सी, कोका कोला या इस तरीके की जो ड्रिंक्स होती हैं जो गर्मियों में पी जाती हैं, वो सभी सॉफ्ट ड्रिंक्स उसको पीते हो। और उसको जैसे खोलते हैं तो खोलते ही एक आवाज आती है गैस की, छस की सी। तो बेसिकली होता क्या है, वो गैस बाहर निकल रही होती है, कौन सी गैस, CO2। और हम CO2 को मिक्स क्यों करते हैं, CO2 को मिक्स करने का, आप देखिए एक बार में 2 गिलास 3 गिलास 4 गिलास सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पी सकता कोई भी, कोका कोला पेप्सी वो 3-4 गिलास या एक गिलास भी एक साथ नहीं पी सकता। रीजन होता है वो थोड़ी सी ऐसी, मतलब आपको पता है टेस्ट का, उसको CO2 उसके पीछे का रीजन होता है। ठीक है, जो उसके टेस्ट को काफी ज्यादा हद तक बढ़ा देती है और वो उसको खराब भी नहीं होने देती हमारे उस सॉफ्ट ड्रिंक को। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें होती है, नेचुरली उसमें कंप्रेस करके डाली गई होती है। ठीक है, अब हम कैसे डालते हैं, मतलब प्रेशर का क्या रोल, हेनरी लॉ के एप्लीकेशन का क्या रोल। देखिए आप ना अच्छे से इस चीज को समझिए, हम क्या करते हैं, उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए उसमें अच्छे से कुछ भी करके, मतलब अच्छे से उसको प्रेस करके कार्बन डाइऑक्साइड को डाल देते हैं और उस ढक्कन को बंद कर देता है। जैसे ही वो ढक्कन खोला उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी देर में आप उस कोल्ड ड्रिंक को 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद पियोगे, उसका टेस्ट वैसा नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है और वो अच्छी नहीं होती, टेस्ट में इतनी अच्छी नहीं पी जा सकती।
जैसी नॉर्मली नहीं होती है वैसे, ठीक है। तो इससे हमें समझ आता है कि जब तक उस पर प्रेशर था तब तक तो उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड रही, प्रेशर जैसे ही रिलीज किया हमने, ढक्कन जैसे ही खोला वो रिलीज होके बाहर निकल गई, ठीक है। तो ये तो पहला एप्लीकेशन है कि CO2 गैस को मिक्स करना सॉफ्ट ड्रिंक में। दूसरा स्कूबा डाइवर्स। अब स्कूबा डाइवर्स क्या होता है, देखिए स्कूबा डाइवर्स अच्छे से समझिए इस चीज को कि जो स्कूबा डाइवर्स होता है वो ऐसे मछली जैसे कपड़े पहन के, आपने बहुत बार फिल्मों में देखा होगा, पीछे गैस का सिलेंडर लगाते हैं, मछली जैसे कपड़े पहनते हैं और पानी में गोते लगाते रहते हैं, हिंदी में उन्हें गोताखोर कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली उनका काम क्या होता है, पानी के अंदर एक्वेटिक लाइफ से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च की जाए या फिर और भी बहुत सारे काम, वो सभी क्या करता है हमारे पास, स्कूबा डाइवर्स। तो स्कूबा डाइवर्स का क्या रोल होता है, एप्लीकेशन क्या है इसकी। अब यहाँ पे ना आपको मैं थोड़ी सी रियल लाइफ की नॉलेज दे देता हूँ। सपोज कीजिए एक स्कूबा डाइवर यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। उसने क्या किया, एक डीप सी के अंदर, मतलब एक गहरे समुद्र के अंदर गोता लगाना शुरू किया, ठीक है। उसके अंदर वो उसने जंप कर गया और वो नीचे जाके बिल्कुल सी लेवल पर चला गया। उसे सी लेवल पर कुछ काम था तो चलो ठीक है, उसे वहां पर पहुंचा दिया। अब देखो यहां पे मैंने एक चीज बताई थी, क्या, गैसेस एंड लिक्विड्स, और हेनरी लो के एप्लीकेशन में भी, कि प्रेशर जो होता है उसके इंक्रीज होने से जो गैसेस होती हैं वो लिक्विड के अंदर ज्यादा सोल्यूबल होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नॉर्मल गैस लेता है, नॉर्मली एयर जो होती है वही लेता है, और एयर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होता है, एयर के अंदर पहला कंपोनेंट होता है 78% तो होता है क्या, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। 21% होती है ऑक्सीजन गैस और 1% होती है क्या, अदर गैसेस, जिसमें आर्गन आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह, ठीक है। तो होता क्या है कि इसके ऊपर जब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर है हमारा इस हाइट का, ये लगता है इसके ऊपर 1 atm का प्रेशर, तो ऑक्सीजन गैस बॉडी में, ब्लड में अच्छे से डिसॉल्व हो जाती है और हमारे हार्ट तक, हमारे लंग्स तक, मतलब बॉडी के और पार्ट्स तक आसानी से पहुंच जाती है, ठीक है। तो 1 atm का प्रेशर लगा तो अच्छे से ऑक्सीजन डिसॉल्व हो रही है। लेकिन जब वो अपने साथ वो सिलेंडर लेके जाता है और उसके अंदर भी नॉर्मल एयर अगर वो लेके जाए जिसके अंदर 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% अदर गैसेस है, तो होगा क्या कि यहाँ पर इतनी हाइट का प्रेशर और लगेगा। मतलब यहाँ पे 1 atm था तो हो सकता है यहाँ पे 50 atm हो जाए। क्यों कि इतनी हाइट का जो पानी है उसके ऊपर भी तो वो प्रेशर लग रहा है। तो होगा क्या कि ऑक्सीजन गैस तो डिसॉल्व करेगी नेचुरली, वो तो करती है, वो जो ब्लड के अंदर अच्छे से डिसोल्यूशन होता है उसका। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन गैस जो कि 78% अमाउंट में हमारे एटमॉस्फेयर में होती है, वही क्या है उसके सिलेंडर में भी भरी हुई है, तो वो भी उसके अंदर डिसॉल्व करना शुरू कर देगी। हमारी बॉडी के अंदर कौन सी गैस, कौन सी चीजें होती हैं जो हमें एनर्जी देती है, कार्बन, ठीक है। और अब नाइट्रोजन गैस भी इसके अंदर डिसॉल्व होने लगी, किसके अंदर, ब्लड के अंदर। तो क्या बनाएगी, कार्बन नाइट्रोजन मतलब साइनाइड, और साइनाइड बहुत अच्छे लेवल का जहर होता है। आदमी के अंदर अगर चला जाए तो तुरंत उसे खत्म, वो बचने का कोई चांस नहीं, ठीक है। चलो साइनाइड नहीं भी बना तो भी नाइट्रोजन गैस जो होते हैं इसके बबल्स बहुत ज्यादा हैवी लेवल के होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं ना जब, तो बहुत ज्यादा पेन महसूस होता है, आदमी तो तब भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकाला, स्कूबा डाइवर्स को जाना है अंदर, ऑक्सीजन भी चाहिए और ये वाली एयर तो लेके नहीं जा सकता। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ रेशियो को ना इसमें चेंज कर दिया, 78% नाइट्रोजन की जगह सिर्फ 52% नाइट्रोजन डालता, ठीक है। ऑक्सीजन को काफी हद तक बढ़ा के 32% कर देता है, और अदर गैसेस को खत्म करके यहाँ पे हीलियम गैस डाली जाती है अप्रोक्स 16%, ठीक है। तो होता क्या है, अब वो नीचे गया
50 एटीएम के प्रेशर पे, और हमें पता है कि ब्लड के अंदर ज्यादा प्रेशर पे ज्यादा सोल्युबिलिटी। अब ऑक्सीजन तो डिसॉल्व होगी, वो तो नेचुरली होती है। नाइट्रोजन डिसॉल्व ना होके अब हीलियम गैस डिसॉल्व होती है। ठीक है, नाइट्रोजन जब इससे भी ज्यादा प्रेशर होगा ना, बहुत ही ज्यादा डीप लेवल में जाएगा, तभी वो होती है डिसॉल्व। इससे भी ज्यादा तब डिसॉल्व होगी, तब तो क्वांटिटी ज्यादा थी इसलिए डिसॉल्व हो रही थी, अब क्वांटिटी कम होगी तो अब हीलियम डिसॉल्व होने लगी। ठीक है, और हीलियम नॉन रिएक्टिव गैस होती है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, बबल्स भी बहुत लाइट होता है, इसलिए ये प्रॉब्लम नहीं करेगी बॉडी के अंदर। यहाँ पे ये दूसरा एप्लीकेशन होता है किसका, हेनरी लॉ का, जो कि हमें शो करता है कि प्रेशर जैसे इंक्रीज होता है तो कितनी बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन को क्रिएट कर सकता है, जिसमें एक स्कूबा डाइवर्स के लिए उसकी नॉर्मल एयर किसी काम की नहीं होती, स्पेशल उसके लिए हवा देनी होगी हमें, कौन सी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम। कई लोग सोच रहे होंगे अकेले ऑक्सीजन ही क्यों नहीं डाल दी, सारा किस्सा ही खत्म। ये ऑक्सीजन ना बहुत ही ज्यादा अकेली गैस, सिर्फ अकेली ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती है। ठीक है, अकेली ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में भी अकेली ऑक्सीजन नहीं है, बहुत ज्यादा जलने वाली गैस है ऑक्सीजन। ठीक है, बहुत तेजी से आग पकड़ती है उसमें, तो ऑक्सीजन गैस अकेली नहीं दी जा सकती, उसके साथ नाइट्रोजन तो देनी पड़ती है और कुछ अमाउंट में हीलियम। तो समझ आ गया वो आपको। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, थर्ड, एक्वाटिक लाइफ। एक्वाटिक लाइफ मतलब, एक्वाटिक लाइफ का मतलब अभी बताया था मैंने, जो भी हमारी मछलियां होती हैं, जितना भी कुछ होता है, तो उसमें क्या होता है, वो समुद्र के अंदर रहती है, और समुद्र के अंदर सपोज कीजिए यहां पे कोई मछली तैर रही है। ठीक है, बिल्कुल नीचे, तो होगा क्या, हमें तो पता है कि हम ऑक्सीजन से जिंदा रह सकते हैं, मछलियां किससे जिंदा रहती है, पानी के अंदर। ठीक है, मछलियां भी एक्चुअल में ऑक्सीजन से ही जिंदा रहती है। कैसे, उनको कहां से मिली ऑक्सीजन, बेसिकली देखिए जब डीप लेवल जाता है ना वाटर का, तो वहां पे हमें बहुत सारे पेड़ पौधे मिल जाते हैं, और बहुत ज्यादा डीप है तो वहां से जो निकलने वाली पेड़ पौधों से जो ऑक्सीजन निकलती है उसको बाहर नहीं आने देते हैं, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है डीप लेवल का। ठीक है, और प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ने से वो पानी, ऑक्सीजन वहीं की वहीं रहती है, और ज्यादातर मछलियां सबसे नीचे वाले लेवल पे रहती है। ठीक है, तो एक्वाटिक लाइफ भी शो करती है एप्लीकेशन हेनरी लॉ का। ठीक है, और यही एक रीजन होता है, जो कोल्ड वाटर होता है ना, उन्हें ज्यादा पसंद होता है, क्योंकि कोल्ड वाटर के अंदर क्या होता है, हेनरी कांस्टेंट जो बेसिकली काफी हद तक कम हो जाता है, और दूसरी चीज सोल्यूबिलिटी जो होती है वाटर की, वो कोल्ड वाटर के अंदर ज्यादा होती है। ठीक है, ज्यादा अच्छे से सोल्यूबल होता है, नीचे ही रहता है। तो ये तीसरा रीजन बन गया, तीसरी एप्लीकेशन बन गई। और कुछ हमारे पास क्या है, माउंटेनियस सिचुएशन। माउंटेनियस सिचुएशंस, देखिए अब हमारे पास ना स्कूबा डाइवर वाले पर्सन को ही ले लेता, आज उसका मन नहीं कर रहा गोते खाने का, वो आज पहाड़ पे चढ़ेगा। ठीक है, और आज हम उसको पहाड़ पे चढ़ा के रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए वो नीचे नॉर्मल लेवल पे खड़ा है, अगर वो एवरेज जैसी ऊंची चोटी पे चढ़ जाए तो हमें क्या पता है कि यहाँ पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 180 है। ठीक है, लेकिन वहां पे तो वो 180 मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हाइट बहुत ऊपर होगी। अब देखो यहाँ पे तो सिर्फ इतना सा ही मे बी एक एटमॉस्फेयर का प्रेशर मिलेगा, और यहाँ पे तो पूरा एटमॉस्फेयर का प्रेशर मिल रहा था, वहां पे तो नहीं मिल रहा। वहां पे हो सकता है हमारे पास 0.0002 एटीएम। ठीक है, तो होता क्या है इस सिचुएशन में, वो अपने साथ लेके जाता है क्या, गैस सिलेंडर, और उसके अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है, 32 से भी ज्यादा। ठीक है, हो सकता है 50-55% ऑक्सीजन होती है, बाकी नाइट्रोजन और हीलियम गैसेस। ठीक है, तो वहां पे उसको सर्वाइव करने के लिए कम प्रेशर पे भी ज्यादा गैसेस डिसॉल्व हो पाए, इसलिए वो क्या करता है अपने साथ अलग तरीके के सिलेंडर्स लेके जाता है। बेसिकली ये चार क्या है, एप्लीकेशन है हेनरी लॉ के। ठीक है, होपफुली आपको समझ आए होंगे।
समझ आया तो वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल विजुअल लर्निंग को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाला है कंप्लीट सिलेबस 12th का, ठीक है, और वो भी कंप्लीटली फ्री मिलने वाला है। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो यार, शेयर किया करो, कुछ भला करो मेरा भी, शेयर करके दोस्तों को जोड़ो इस चैनल से, मेरा नहीं आपका चैनल है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।